बट तुषार, यहां पे जो मैंने एक चौथा सवाल रखा था वो महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल, कर्नाटक, ये चार राज्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार इनमें से अगर आप देखिए तो 18 सीटें बंगाल में मिली थी, 39 सीटें बिहार के अंदर गठबंधन को मिला था, और करीब करीब 43 सीटें महाराष्ट्र के अंदर था, और 28 में से 26 सीटें कर्नाटक के अंदर थी। आपको लगता है कि यह परफॉर्मेंस बीजेपी या गठबंधन आज की तारीख में महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और बंगाल में दोहरा सकती है? जी बिल्कुल आशुतोष, मुझे नहीं लगता यही नंबर वापस लाने में भाजपा या पूरे एनडीए को ज्यादा मुश्किल होगी। महाराष्ट्र में जो देखा जाएगा वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अलायंस का एकदम डायनामिक बदल गया है। तब शिवसेना थी, अब शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई है, एनसीपी 2 हिस्सों में बट गई है। कांग्रेस का वोट शेयर कहाँ जाता है, कहाँ बढ़ता है, उस पर बहुत सवाल उठेगा। एक बहुत हाई प्रोफाइल एग्जिट हुआ है अभी कांग्रेस से, जो बीजेपी में गए हैं। तो डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं। तो नंबर्स को अगर आप देखें कि 2019 से अगर मैं 2024 से तुलना करूं, आपके डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए। पर अगर मैं नए डायनामिक्स को अगर फैक्टर करूं, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की, क्योंकि अभी हमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लैरिटी नहीं है, तो भाजपा की, मैं एनडीए की बात करूं, 35 से 40 सीटें आ सकती है। या बिहार में बात करिए, देखिए आशुतोष जी, हम ये नवंबर दिसंबर से बात करें, मुझे आपके चैनल पर आने का बार बार सौभाग्य मिला है। मैंने हमेशा यही कहा है कि इस इलेक्शन की कहानी ये होगी, कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट गणित है। और मुझे ये लगता है कि जो नीतीश कुमार अलायंस साथ लेकर आ रहे थे और कांग्रेस उस अलायंस को नहीं ले जा पाई आगे, उसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। आज शायद इलेक्शन का एक माहौल होता, बहुत अलग होता, इलेक्शन पर जो बातचीत है बहुत अलग होती, एक आंकड़ों की जो बात होता है बहुत अलग होती। पर फिलहाल सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ है। जो एक पूरा कास्ट डायनामिक्स है बिहार में, वो एनडीए को फेवर करता है। तो अगर अब वही बात है, वहां पर वो 17 सीटों पर लड़ते हैं, 20 सीटों पर लड़ते हैं, 22 सीटों पर लड़ते हैं, एनडीए की वहां भी 35 से अधिक सीटें आएंगी, ये मान के चलिए। बंगाल में, बंगाल की कहानी अलग होगी। देखिए माहौल एक बनता है हमेशा, आपको लगता है भाजपा आगे जा रही है, 2021 में भी बना था कि शायद 200 सीटें आएंगी। अभी बंगाल में एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है, एक अलग तरह की आउटरीच चल रही है। उसका एक आउटपुट पे कितना असर होगा वो अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। पर हाँ, बंगाल में कुछ ही महीनों पहले पंचायत के इलेक्शन हुए थे, जब बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा इंप्रेसिव था। और पंचायत इलेक्शन की जो डायनामिक्स होती है, लॉजिस्टिक्स होती है, थोड़ी क्वेश्चनेबली रहती हैं, पर वहां फिर भी बीजेपी अपना वोट शेयर रिटेन कर पाई। तो बंगाल में मुझे ऐसा लगता है शायद 2019 के आंकड़े ना आए, पर उससे कम, ज्यादा कम भी नहीं आएंगे। अगर 18 सीटें आई थी, 16 आ सकती है, 14 आ सकती है, पर मैं नहीं मानता कि 18 से 10 पे चले जाएगा मामला या 5 पे, वो नहीं होगा। होने को 18 भी आ सकती है, 16-18 के बीच में रहेगी। अब रही बात कर्नाटका की, जेडीएस के साथ अलायंस बन गया। अब हंसी की बात है कि 2019 में जब चुनाव हुए तो जेडीएस कांग्रेस एक साथ थी, अब जेडीएस और भाजपा एक साथ है। तो 20-22 सीटों पर तो एनडीए खुद को फेवरेट लेकर चलेगी। तो अगर आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी लगाएं, जहां पर आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की एक यूनिटी है, वो काम कर रही है, इन चारों राज्यों में ही आप भाजपा या एनडीए की, भाजपा की नहीं एनडीए की, आप 100-105 सीटें तो देख ही पा रहे हैं। तो आपको ये लगता है, और महाराष्ट्र भी तो थोड़ा डाइसी होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति पिछली बार थी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो बहुत ही फॉर्मिडेबल गठबंधन था। आज की तारीख में शिंदे और अजीत पवार, ये दो लोग हैं जिनकी कितना जमीन में कितना असर कहना बहुत मुश्किल काम है। और बल्कि मेरी जानकारी ये है कि शिंदे ग्रुप के कई सांसद जाके अमित शाह से मिल के आए हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि हमें आपके टिकट पे चुनाव लड़ना है। उनको कॉन्फिडेंस नहीं कि वो शिंदे की पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे तो शायद चुनाव जीत सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि कॉम्बिनेशन उतना मजबूत नहीं जितना होना। और पिछली बार एनसीपी और कांग्रेस के बीच में था, आज एनसीपी आधी है, शिवसेना आधी है और कांग्रेस एक साथ। तो गठबंधन दोनों तरफ बराबर आज की तारीख में लग रहा है। बराबर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि देखिए शिवसेना की सरकार तो बनी रही, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी तो नहीं बचा पाए। पर वही बात है, महाराष्ट्र के बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि आज कितनी कितनी 40-45 सीटों की तो कहानी ये है कि जिससे वो लड़ा करते थे आज वो उन्हीं के साथ हैं। जो एक जमाने में किसी कैंडिडेट का ऑपोजिशन था, आज वो उनका अलायंस है। तो इसमें जो फॉर्मिडेबिलिटी, जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होगी एनडीए को, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए होगी। क्योंकि आपके आगे महाराष्ट्र में 4 महीने बाद स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी हैं। तो एनडीए का जो भी फोकस रहेगा वो सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आपको तीनों अलायंसेस या पार्टनर्स को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि उसमें आपको फडणवीस के भी इंटरेस्ट देखने हैं, शिंदे के भी, अजीत पवार के भी। तो उनमें
एक और प्रायोरिटी ये भी होगी कि आगे स्टेट असेंबली इलेक्शंस है, आप उन पर कैसे काम करेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप एनडीए तो जीत जाए, 40 सीटें जीत जाए महाराष्ट्र में, पर जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है आपको 4 महीने बाद स्टेट असेंबली में मिले। तो जहां फॉर्मिडेबल आप जो चीज कह रहे हैं, अलायंस फॉर्मिडेबल है, कॉम्बिनेशंस को भी फॉर्मिडेबल बनाना होगा ग्राउंड पर, ताकि जो एक वोटिंग पैटर्न्स है वो एनडीए को फेवर करे। अलायंस फॉर्मिडेबल है, कॉम्बिनेशंस को बनाना होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।